सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। अभी की जो ताज़ा तरीन खबर हमारे सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं रऊफ हसन साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं, हम उनको अक्सर टीवी चैनल पे प्रोग्राम्स का हिस्सा देखते हैं। आज एक निजी न्यूज़ चैनल के बाहर उन पर दफ्तर के बाहर उन पर हमला किया गया है। ख्वाजा सरा की जानिब से ये फुटेज भी सामने आ गई है और ब्लेड नुमा जैसी एक चीज़ है जो उनके फेस पे यानी उनके चेहरे पे मारी गई, जिससे वो ज़ख्मी हुए और उनकी जानिब से कहा गया कि अचानक ये हमला किया गया उन पर। और ये भी इत्तलात आ रही थी कि जी कल भी ऐसे हमले की कोई तैयारी थी, लेकिन आज बाकायदा तौर पर ये हमला हमारे सामने आ चुका है। इस वक्त हम देख रहे थे कि जिस वक्त ये हमला किया गया उस वक्त सेनेट का इजलास भी जारी था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ से वॉकआउट भी किया गया। मीनवाइल हमने देखा कि वहाँ पर शिबली फराज साहब की जानिब से इजहार ख्याल करते हुए कंडेम किया गया, और हम भी कंडेम करते हैं इस तरह के जो हमले किए जाते हैं सियासतदानों पे। ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और ये ना कि हम हमले माजी में भी हुए तो इसकी वजह क्या सामने आई। एक ऐसी सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसीबतों में मसाइल में घिरी हुई है, फिर इस तरह का हमला होना, अभी तो ऑब्वियसली ये बड़ी इनिशियल चीज़ है, अभी इस पर हम इतनी ही बात कर सकते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी पुलिस की जानिब से तो मज़ीद हक़ाइक़ भी सामने आएंगे कि वजह क्या बनी थी। मैं तारुफ करवा देती हूँ पैनलिस्ट का इस पर बात करने के लिए। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं, तशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, शहजादा जुल्फ़िकार साहब ने कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किया और डॉक्टर दानिश साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं आगाज़ करती हूँ एहतशाम साहब, चूँकि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, शहर इक़्तिदार में इस तरह का हमला होना, एक बड़ी जमात के स्पोक्स पर्सन जो कि मुख्तलिफ हम देखते हैं टीवी चैनल्स पर भी हमें आए रोज़ दिखाई देते हैं, ये हमला, एक तो आप तक क्या इतलात आई है कि अभी इनिशियली क्या बताया जा रहा है इस हवाले से, और आप समझते हैं कि मकसद क्या होता है बेसिकली? जब देखिए सारी फुटेज मुख्तलिफ चैनल्स की देखने के बाद आमना बज़ाहिर तो लगता है कि बड़ा कैलकुलेटेड हमला था, एक हद तक उनको ज़ख्मी करना था। और जो आप हमने भी यही सुना है कि ब्लेड नुमा चीज़ है जो उनको चेहरे पे मारी गई है, जिस पे खून निकला और कुछ हुआ है। अब सवाल तो इस वक्त यही है ना कि अब जो आप बात कर रही हैं कि अगर शहर इक़्तिदार में जहाँ पे कहा जाता है कि जी तकरीबन 13-14 हज़ार पुलिस वाले हैं और उनमें तकरीबन 9 से 10 हज़ार पुलिस वाले VIP की ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनमें ये MNAs MPAs और सियासी जमातों के रहनुमा भी इम्पॉर्टेंट लोग भी शामिल हैं। अब ये ख्वाजा सरा थे या उनका रूप किसी ने धारा हुआ था, ये कौन थे, किसकी तरफ से आए थे, क्या कोई मैसेज देना चाह रहा था, या दूसरी तरफ ये आमना हम कह सकते हैं कि अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे की बात नहीं सुननी, चाहे सियासी जमातें बातें करें। वैसे तो आप देख लें हमारे घर घर में ये मसला पहुँच चुका है। बहन भाई शदार अजीज़, चंद दिन पहले आपने ख़बर देखी होगी पेशावर में बाप बेटे में वैसे झगड़ा हुआ, बाप ने बेटे को गोली मार के, जिसको कहते हैं वो दुनिया से चला गया। इख्तलाफ सियासी था, एक PTI के थे और एक किसी और पार्टी के थे। अब सवाल ये है कि ये क्या अदम बर्दाश्त क्यों नहीं है, ये मामला इस हद तक क्यों चला गया कि आज हम अपनी बात सुनने के लिए, सुनाने के लिए जिस तरह पेश कर रहे हैं, वो कहते हैं ना एग्री टू डिसएग्री क्यों नहीं है। एक दूसरी बात है कि जो अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है सिवाय इसके जो अभी आप जिक्र कर रही हैं शिबली फराज साहब का, वो कहा गया उन्हें कि जी इंटरिम मिनिस्टर सुबह आएँ, सारी डेट बताएं, हुकूमत जैसी भी है इसका जवाब पेश किया जाए। क्या है या ये कि ये किसने मैसेज देना था। अभी इख्तलाफात आप देख लें, माज़रत के साथ अदारों में जो हम देखते हैं तसादुम की कैफियत बनी है, और फिर आप देख लें सियासतदान एक दूसरे के जिस तरीके से गिरबानों पे सीधा हाथ डाल रहे हैं, तो ये लम्हा फ़िक्री है। क्या अब एक तो वैसे मुल्क के हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि हमें बाहर से किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन जो हम बात करेंगे वो इतनी ख़राब है, ऊपर से सियासी माहौल अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि इस मामले नहीं है, इसको भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल भरपूर मजम्मत करते हैं। क्विकली इस पे हम टेक लेते हैं ताकि हम अपने जो अगले टॉपिक्स हैं उनके जाने बढ़ेंगे। लगारे साहब, आपका इस पे ये जो हमारे सामने सारी सिचुएशन है, माजी में भी एक सहाफ़ी उन पर भी ख्वाजा सरा की जानिब से हमला किया गया था, समी इब्राहिम साहब गालिबन उन पर हमला किया गया था, ऐसे ही ख्वाजा सरा से। मकसद क्या होता है बेसिकली? यही जो जिस तरह एहतशाम साहब कह रहे हैं पोलराइजेशन है सोसाइटी में, अदम बर्दाश्त इसलिए बढ़ चुकी है उसकी वजह से। यहाँ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान की सोसाइटी को पाकिस्तान के हुक्मरान अशराफिया ने सोसाइटी को तकसीम कर दिया और लोगों को 2 इंतहाओं पर खड़ा कर दिया, बल्कि 2 से ज़्यादा इंतहाओं पर खड़ा कर दिया।
मजहबी इंतहा पसंदी है, सियासी इंतहा पसंदी है, नस्ली इंतहा पसंदी है, कौमी इंतहा पसंदी है, लसानी इंतहा पसंदी है। हर तरह की इंतहा पसंदी में पाकिस्तान की सोसाइटी को यहाँ फंसा दिया गया है। और इसकी वजह यह है कि सिर्फ एक चीज़ मज़े में है, वह है हुक्मरान अशराफिया। हुक्मरान अशराफिया के कोई भी ग्रुप हो, कोई भी किसी भी सेगमेंट में हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी इलाके, खित्ते, सूबे, ज़िले, मरकज़, कहीं से भी हो, जहाँ पर भी हो और किसी भी तबके से ताल्लुक़ हो, उसके मज़े हैं, वो ऐश कर रहे हैं। ये सोसाइटी के अंदर इख्तलाफ राय को बर्दाश्त न करना, ये तो एक इंतहाई एक तकलीफ़ दे अमल है और काबिल मज़म्मत अमल है, शदीद मज़म्मत के काबिल है। मैं समझता हूँ कि जहाँ इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करने का अमल ऐसा कि उसके लिए लकीर लगा दी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि वह सोसाइटी आगे नहीं चल सकती है। कर लें आप ऐसा। अब जिस तरह से ये सोसाइटी बढ़ रही है, जिस तरह से सोसाइटी इर्तिका कर रही है, आपके लिए हो सकता है कोई अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल इस सोसाइटी में आगे नहीं बढ़ रहा है। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम बहुत तकलीफ दे हद तक पीछे जा रहे हैं। और हमारी यही सोच है, ये सोच पीटीआई में भी है, ये सोच दीगर जमातों में भी है। रऊफ हसन साहब एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो एक स्कॉलर हैं, वो एक बड़े मंझे हुए एक दानिश्वर हैं। और उनके ऊपर इस तरह से हमला करना और उन्हें अलामती आपने उनके चेहरे पर ज़ख्म लगाया, या कोई भी जिसने भी जो किया है, अगर उनके चेहरे पर ज़ख्म लगाना मकसूद था, या उनको जैसे इशारतन कहा है कि भाई इतना ही उनको किया जाना मकसूद होगा, मैं कहता हूँ कि अगर आपको इशारा करके, आप उंगश नुमाई करके, अगर आप सख्त लहजे में बात भी करते हैं, अगर आप एक अब जुमला भी कस देते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा वाक़या है। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर जो अदम बर्दाश्त है, वो सोसाइटी के लिए तो बहुत ज़हर कातिल है ही, लेकिन हुक्मरान अशराफिया एक दिन इसी जलाई हुई आग में खुद जल रही होगी और हमें उस वक्त भी तकलीफ होगी जैसे आप तकलीफ। डॉक्टर साहब, एक और भी तो हमने देखा ना कि जिस तरह से पीटीआई के अंदर भी हम देखते हैं कि अब दिन ब दिन जो हम देखते थे कि हार्ड लाइनर नहीं थे, उन्होंने भी आजकल बड़ी सख्त लाइन पकड़ी हुई है। रऊफ हसन साहब ने पिछले दिनों न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की थी। ये उसी का नतीजा हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह के जो हमले हो रहे हैं उन पर। जो अभी बात भी हो रही है कि एक पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, अदम बर्दाश्त है, जो आपसे इख्तलाफ राय रखता है फिर वो इस तरह के हमले करेगा, और वो भी शहरी इक़्तिदार में। सबसे शर्मनाक बात यह है कि वहाँ पे सियासतदान भी महफूज नहीं है। जी डॉक्टर आपने जी मुझसे सवाल पूछा। जी हाँ, ये अभी खबर आई है कि रऊफ हसन साहब पर कुछ लोगों ने जो है वो किसी निजी टीवी चैनल के से प्रोग्राम करके वो निकले थे, उन पर हमला किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। अब उस पर मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ रही है। मैंने तो बज़ाहिर अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है बराह रास्त, या इसकी फर्दर कोई डिटेल हासिल तो नहीं की है, लेकिन जो कुछ भी इस वक्त सामने आया है उसके लिहाज से कहा जा रहा है कि जी ये जो हमला था ये उनका था, जो आपके ख्वाजा सरा हैं उन्होंने हमला किया है। अब वो ख्वाजा, जैसे कहा गया कि ख्वाजा सरा ने हमला किया है या ख्वाजा सरा के उसमें बेस में ये हमला किया गया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये अच्छा अमल नहीं है। ये यकीनन रऊफ हसन साहब एक सियासी जमात के लीडर हैं और उनका और इस मुल्क के शहरी हैं, तो दोनों सूरतों में आपके इनके ऊपर इस किस्म का जिसने भी अमल किया है, आया ही इनका ज़ाती मामला था, आया क्योंकि बहुत से ऐसे मसले हुए। अब जैसे आपने एक सहाफ़ी का जिक्र किया था, तो पता चला कि जनाब वो हमला उनके ज़ाती उनके साथ कोई कांटेक्ट था, लेन देन था, उसके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन हमने माजी में देखा है कि चाहे PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो या MQM हो, उन लोगों के ऊपर, उनके लीडरों के ऊपर अवाम की तरफ से भी, वर्करों की तरफ से भी हमले किए गए। और ये हमले पहले भी हुए हैं, इवन कि गोली भी चली है, आपके स्याही भी फेंकी गई है। अच्छा, ये दीगर मुल्कों में भी इस किस्म के अमल होते हैं, लेकिन जाहिर है कि कोई भी इस अमल को पसंद नहीं करेगा और इस चीज़ की भारी जिम्मेदारी इस मुल्क के जाहिर है हुकूमत और रियासत की है।
अब ये अमल हो जाता है। अब जैसे खुदकुश हमले के बारे में कहा जाता है कि बड़ी इंटेलिजेंस होने के बावजूद, बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद धमाका फट जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन इस किस्म के कोई एलिमेंट्स, क्योंकि रऊफ हसन साहब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में तो नहीं चलते ना, या और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लोग होंगे जिसके साथ सिक्योरिटी नहीं होती होगी, तो कोई भी किसी वक्त भी कोई हमला कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस हमले के बाद अगर उन लोगों को जो जिम्मेदार थे, हुकूमत उनको नहीं पकड़ती है और उनको सज़ा नहीं देती है, तो ये एक बड़ा फेलियर होगा। और मैं समझता हूँ हमले तो हो जाते हैं क्योंकि बड़ा मुल्क है, बड़ी जगह है, बहुत बड़ी बड़ी पुलिस जो है वो VVIP प्रोटोकॉल दे रही है अहम तरीन अशराफिया को, वज़ीर आज़म, उनके रिश्तेदारों को, MNAs MPAs उनके रिश्तेदारों को, उनके मासियों को, उनके ड्राइवरों को प्रोटोकॉल मिल रहा है। धोबी के कपड़े जाते हैं तो पुलिस लेके जाती है, कोई और चीज़ होती है तो पुलिस लेके, तो वहाँ वो बिजी है बहुत सारे। लेकिन चले, अब अगर वहाँ बिल्कुल जैसे हमने देखा कि फुटेज सामने आ गई है, उसके बाद अगर चेहरे भी वाजे हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर जो मुजरिम हैं वो पकड़े नहीं जाते तो फिर ये एक फेलियर होगा। जुल्फ़िकार साहब, ये हमला हमारे सामने हुआ, आपने भी देखा, अभी इस पर बड़ी इब्तदाई तौर पे जो रिपोर्ट सामने आई है, जो मालूमात हमारे अभी तक रिपोर्ट किया गया है रिपोर्टर्स की जानिब से, वो यही कि भाई हमला हुआ है, ख्वाजा सरा ने किया है और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी। किस तरह से आप, एक तो हम सब कंडेम करें, बड़ा शर्मनाक अमल है ये। मुझसे सवाल किया आपने? जी जी जुल्फ़िकार साहब। आमना? जी जी सर। आमना, मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा कि देखें, कंडेम सब ने कर दिया, हम भी इसको कंडेम करते हैं। एक सियासी कारकुन, दानिश्वर, पढ़ा लिखा आदमी और एक ऐसी पार्टी जो इस वक्त अपोजिशन की है, बड़ी पार्टी है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, स्पोक्स पर्सन है, और बड़ा गलत अमल है क्योंकि सोसाइटी में इस तरह की वाक़यात जो है वो वायलेंस की तरफ ले जाता है। और अब हुकूमत की एक ज़िम्मेदारी आ जाती है कि हुकूमत उन लोगों को तलाश करे। वो ज़रूर अगर एक निजी TV के दफ्तर के बाहर थे तो ज़रूर CCTV फुटेज जो है वो आ गया होगा, अवेलेबल हो गया होगा, और उन्होंने ट्रैक करना ये भी कर लेंगे कि कहाँ से ये आए थे, किस CCTV के जो फुटेजेस हैं किस किस एरिया से। और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है सबकी उंगलियां उठेंगी हुकूमत की तरफ, उनके लोगों की तरफ, पार्टी की तरफ, गवर्नमेंट के जो मशीनरी है उनकी तरफ। तो मेरे ख्याल में ये उनको ज़्यादा तंदुरुस्ती से जो है काम करने की ज़रूरत है कि फौरी तौर पर वो ले आए। अगर रऊफ हसन साहब का ज़ाती मसला भी है तब भी उनकी जिम्मेदारी है वो ले आए कि ये इनका ज़ाती मसला था। अगर कुछ सियासी था तो तब भी ले आए। हुकूमत का मुमकिन है हुकूमत इन्वॉल्व ना हो और हुकूमत की कोई पुलिस या पुलिस का कोई ऐसा बंदा अगर वो इन्वॉल्व है, किसके कहने पे इन्वॉल्व है ये पता चल जाए, वरना फिर लोग अगर ये दब जाता है तो लोग यही कहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व। करेक्ट। चलें जी, आपका इस हवाले से टेक आ चुका है, मामला तो उन पर हम गुफ्तगू करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए और सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, इसका नाम है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घोंटते हैं तो आप पाकिस्तान का गला घोंटते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये मरियम साहिबा जब वो वज़ीर आला पंजाब नहीं थी, सिर्फ मुस्लिम लीग नून की नायब सदर थी, 2021 में उनके गालिबन ये अल्फाज थे, और उस वक्त हमने देखा कि PTI की गवर्नमेंट थी और इस हवाले से जो कवानीन आ रहे थे उनको उनकी जानिब से डिनाउंस किया गया था, रिजेक्ट किया गया था, और साथ ही साथ मीडिया के साथ उन्होंने बैठ के ना सिर्फ उनके साथ मिल के एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया था, ये अल्फाज तब उस टाइम पर हमारे सामने आए। और आज उन्हीं के सूबे और उन्हीं के दौरे हुकूमत में एक ऐसा बिल मंजूर किया गया है जिस पर सहाफ़ियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली ने हक़-ए-इज़्ज़त बिल 2024 मंजूर कर लिया है। जब हक़-ए-इज़्ज़त बिल ऐवान में पेश किया गया तो सहाफ़ियों ने प्रोटेस्ट प्रेस गैलरी से ना सिर्फ आउट वहाँ से किया वॉकआउट, बल्कि प्रोटेस्ट किया, जबकि अपोजिशन ने भी इसे यकसर मुस्तरद कर दिया। बिल का इतलाक़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा।
किसी शख्स की जाती जिंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। हत्या इज्जत के केसेस के लिए ट्रिब्यूनल कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करने के पाबंद होंगे। हत्या इज्जत की दरख्वास्त मौसूल होने पर ट्रिब्यूनल्स बगैर किसी ट्रायल के फौरी 30 लाख रुपए तक हर्जाने की अदायगी का हुक्म देने के मजाज होंगे और जुर्म साबित होने पर 3 करोड़ तक जुर्माना अदा करना होगा। इस बिल पर हम देख रहे हैं कि सुबह से ही कंडेम करने का सिलसिला जारी है, सहाफ़ियों की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से भी। इसे काला कानून कहा जा रहा है। इसको किस तरह से हमारे जो पैनलिस्ट हैं, बीइंग सहाफ़ी, बीइंग जर्नलिस्ट, किस तरह से इसको देख रहे हैं। मैं सबसे पहले शहजादा जुल्फ़िकार साहब की जानिब जाऊँगी क्योंकि आप एक्स प्रेसिडेंट PFUJ भी रह चुके हैं। सर, ये जो बिल आया है इसको एक तो सब कंडेम कर रहे हैं, क्या काला कानून क्यों कहा जा रहा है, इसे वजह क्या समझते हैं? एक तो सहाफत पर बड़ा हमला, ये भी कहा गया। ये आमना जब PTI की हुकूमत में ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात रखी थी तो उस वक्त हमारा इख्तिलाफ ये था कि फेक न्यूज़, बुनियाद यही बनाया है इस बिल को भी, उन्होंने बुनियाद ये रखा है कि फेक न्यूज़ किसी की पगड़ी उछाल दें। तो हम उनको कहते थे कि फेक न्यूज़ हम खुद समझते हैं, फेक न्यूज़ किसी सूरत में भी जो है वो ना उसको कोई प्रोफेशनल जर्नलिस्ट ना उसको प्रमोट करता है, ना उसको लाता है, ना वो उसको किसी के खिलाफ छापता है, या आप कह लें कि टीवी चैनल से उसको नशर करता है। लेकिन उस वक्त भी वो कहते थे कि नहीं जी इसका लाना बड़ा ज़रूरी है। हमने कहा हम स्टेक होल्डर हैं, हमसे आप बात करें, हम तजावीज़ आपको देंगे, और डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, इस पे हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार है, नहीं आना चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी का भी, क्योंकि गवर्नमेंट को ख़तरा होता है, उस वक्त की गवर्नमेंट को भी ये था, आज पंजाब की हुकूमत को उसको भी ये ख़तरा है कि मेरे ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो चीज़ें जो है छापी जा रही हैं। और हम समझते हैं कि सिटीज़न जर्नलिस्ट हो, वहाँ पर थोड़ा सोशल मीडिया में ज़रूर थोड़ा फुकदान है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, लेकिन टीवी चैनल्स और आपके अखबारात, उसमें तो जर्नलिस्ट बड़ा अकाउंटेबल होता है। एडिटर जो है पूरा अदारा, अगर मैं आज बीइंग एक उसके पार्ट एंड पार्सल इसके बोल टीवी से मैं कोई ऐसी बात कर दूं और मैं आगे प्रूव ना कर सकूं, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मुझे अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि मैंने ऐसे क्यों किया। सजा होनी चाहिए मेरे लिए, बिल्कुल सजा होनी। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ छापता हूँ और मेरे पास प्रूफ है, आप प्रूफ देखने की बजाय और मेरा गला घोंटने की कोशिश करते हैं और मुझे जो है आप केसेस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त साफ़ी तंजीमों के दरमियान मुशावरत कंसल्टेशन चल रही है और कि इसका किस तरीके से जो है वो उसका जायजा लिया जाए, और हुकूमत की तरफ से भी राब्ता किया गया है कि आप एहतजाज पे ना जाएं। लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह के कानून बगैर किसी, देखें कानून, मैं लास्ट बात बताऊं कि कानून जब कोई लाता है तो स्टेक होल्डर के साथ आप बैठ के मुशावरत करते हैं, चाहे उसको पब्लिक के साथ आप मुशावरत कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का जो है उसको मन और आप उसको जो है उसको फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि आप उठा के कोई भी आर्टिकल 19 अपनी जगह और आप मेरा मुंह बंद करने के लिए जो है इस चक्कर में पड़े कि आपके खिलाफ कोई बात नहीं करें। बिल्कुल ऑपोजिशन की जानिब से कंडेमेबल है, और जमहूरियत जो है, ठीक है, जमहूरियत में ये हो नहीं सकता। बिल्कुल ऑपोजिशन ने जो अपनी इसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी उसको टोटली रिजेक्ट करके ये कानून पास करवाया गया। डॉक्टर साहब, आप इसको एक तो रिजेक्ट करते हैं, इसको जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सहाफ़ी बरादरी इस वक्त रिजेक्ट भी कर रही है, कंडेम भी कर रही है। दूसरा, इसके प्रोज एंड कॉन्स, उस पर अगर हम बात करें, अगर आपने बिल पढ़ा हो इसको थॉरोली, तो क्या इसमें हमारे नाज़रीन के सामने रखिए, इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये मीडिया की आज़ादी और अवाम की आज़ादी बहुत बड़ा कदगन है जो आईन पाकिस्तान के 19A के खिलाफ, पहला। दूसरा ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कानून है आपका हत इज़्ज़त का, ये पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है, और दीवानी भी है और फौजदारी भी है। ये मैं बता दूं, दुनिया में हत इज़्ज़त का जो कानून है वो दीवानी है, लेकिन पाकिस्तान में ये कानून दीवानी भी है और आपके फौजदारी भी है। आपके सुनने वालों के लिए बहुत अहम बात है। और मैं आपको बताऊं कि ताज़ीरात पाकिस्तान 499 दफ़ा के तहत
फौजदारी हैसियत रखता है, ये काबिल जुर्म गिरफ्तारी भी है, 2 साल इसमें सज़ा है, जुर्माना है, यानी फौजदारी है। 2002 का जो ऑर्डिनेंस है, इज्जत ऑर्डिनेंस, उसके मुताबिक ये एक दीवानी मुकदमा है, वो भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें जुर्माना भी है और माफ़ी भी है। 2016 पीका का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आपके एक्ट, इसके ऊपर फौजदारी जुर्म में इसकी गिरफ्तारी है, बताइए। और इसमें FIA को अथॉरिटी है कि ये एक्शन ले सकता है। तो पाकिस्तान में दीवानी मुकदमात और फौजदारी मुकदमात है हद इज्जत में, और दुनिया में बेशतर मुल्कों में सिर्फ दीवानी मुकदमात है। अब आइए कि जनाब ये जो कहा जाता है कि पंजाब में जो 2024 आया, अब आया है 2024, अब इसमें इन्होंने जो किया है वो जैसे आपने बताया कि जनाब ट्रिब्यूनल है, 6 महीने में फैसला, हालांकि वहाँ भी अदालतें हैं, प्रोसीजर है कि आपको नोटिस जाएगा, लीगल नोटिस होगा, फिर उस 30 दिन के अंदर जवाब दें, उसके बाद वो कोर्ट में जाते हैं, फिर कोर्ट में फैसले होते हैं, सबूत देना पड़ता है, और चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि ये एक हक छीनना है और इसमें पाकिस्तान के हर वो एलिमेंट, हर इदारे के, चाहे उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे वो सियासतदान हो, पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो आपके कोई टेक्नोक्रेट हो, कोई भी हो, चाहे उनका ताल्लुक अदालतों से हो, चाहे जर्नल से हो, यानी अस्करी, सबके वो लोग जो क्राइम करते हैं, करप्शन करते हैं, और उनके ऊपर एक्शन नहीं होता है, और मीडिया उनके क्राइम एंड करप्शन को एक्सपोज करता है, वो सब चाहते हैं, सब मिले हुए हैं कि ऐसा कानून लाके मीडिया का गला घोंट दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है, लाएं कानून भाई, कानून लाएं, लेकिन आप ये कानून लाने के बाद अपनी अदालतों को इस काबिल तो करें कि वो साफ और शफाफ फैसले करें। फर्ज कीजिए मीडिया ने अगर कोई चीज सही लाई और आपने इस बिल 2024 के एक्ट के तहत उसके खिलाफ ट्रिब्यूनल में चले गए, क्योंकि कोई भी जा सकता है, ट्रिब्यूनल में चले गए और वहां पाकिस्तान के कानून में अमीरों के लिए, ताकतवरों के लिए अलग फैसले हैं, गरीबों के लिए अलग फैसले हैं, तो मीडिया पर्सन जो है वो बेचारे के पास तो ना माल है ना दूसरी ताकत है, तो ताकतवर तबका वहां ट्रिब्यूनल के जरिए इनके ऊपर इस कानून को मिसयूज करेगा, और जिससे ये होगा कि इनके खिलाफ जरा सी भी खबर बाहर ना आए। भाई अगर आपको खतरा है कि हम कोई खबर लाते हैं तो ऑलरेडी पीका का कानून है, 2002 का इज्जत ऑर्डिनेंस है, ताज़ीरात पाकिस्तान 499 है, और अगर करना था तो फिर एक अच्छी बात कही गई कि आप स्टेक होल्डर को साथ बैठाएं, उनसे मुशावरत करें, मिलकर जो है उनकी राय आनी चाहिए थी बीच में, बिल्कुल सही। लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क की अदालतों के निजाम को दोहरा मेयार निजाम लगारी साहब, एक तो ये कि PMLN पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, बारहा ये कहा जाता है, ये क्वेश्चन रेज होता है कि जब इनकी हुकूमत आती है मीडिया पर आकर वार ज़रूर करते हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये रिटेन रहेगा ये या अदालत में जाएगा, चैलेंज होगा तो ये नहीं रहेगा। मैं एक मुकदमा दर्ज हुआ था, PMLN का ही दौर था, उसका जो काज लिस्ट बुलाई जाती थी, आवाज़ लगाई जाती थी, नज़ीर लगारी व दीगर हाजिर हूँ, और दीगर में सब शामिल थे, मीर शकील रहमान शामिल थे, मजीद निज़ामी शामिल थे, रियाज शाहिद शामिल थे, और हमीद हारून शामिल थे, पाकिस्तान की पूरी मीडिया के लोग जो हैं उसमें शामिल थे, और वो इंसदाद दहशत गर्दी एंटी टेररिस्ट कोर्ट में वो चल रहा था, और हमने लगातार उनकी पेशें भी भुगती थी। इल्ज़ाम हमने ये लगाया, हम पर ये लगाया गया था कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छापी है और MQM के रहनुमाओं की, आफ्ताब शेख और नसीम जलील की, यानी उनके नाम पर भी नहीं लगता था, आवाज़ हमारे नाम, मेरे नाम की लगती थी, और फिर उसके बाद हम सारे के सारे मुल्ज़मान कतार में जाकर पेश होते थे और डांट डपट जो भी हमें सुननी होती थी वो सुनते थे। लेकिन मुझे वो याद है, जनरल ज़िया का दौर का कानून है, वो जनरल ज़िया का भी आखिरी दौर था, उसमें उन्होंने ये कानून बनाया था कि अगर हतक आमेज़ मवाद का इल्ज़ाम लगाया जाता है जो हतक आमेज़ हो, और अगर वो इल्ज़ाम दुरुस्त भी हो तो भी वो
काबिल गिरफ्तारी उस पर जो है बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा और उस पर जो है गिरफ्तारी जो है वो लाजमी होगी अगर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, जो बात की गई है, जो हत्या अमेज़ मवाद शामिल किया गया, अगर वो सच्चा भी हो, ठीक भी हो, दुरुस्त भी हो और वो उसकी शहादतें भी मौजूद, तब भी उनको गिरफ्तार किया जाएगा और ट्रायल किया जाएगा। ये है, इसका मतलब ये है कि फिर ना तो कोई सहाबत करे ना कोई इस तरह का काम करे। तो मुस्लिम लीग नून की ये रिवायत है और हमने पूरे के पूरे उनके अदवार देखे हैं। जब उनके लिए कोई बुरा वक्त आता है और सामने नज़र आ रहा होता है तो फिर वो ऐसे ही कवानीन बनाते हैं और उनकी चढ़ाई पहली मीडिया पर होती है और इस वक्त एक ऐसे मीडिया पर हो रही है जो उनकी दस्तरस में है नहीं और जो उनके वो जिसको रेगुलेट भी नहीं कर पाते हैं। वो जा रहे हैं कि जनाब, और हमें तो वैसे ही जब चाहते हैं लपेट लेते हैं। हम तो भुगत चुके हैं, हम तो इन अदवार में, मेरे ऊपर तो क्या यानी मुल्क से बगावत का मुकदमा मेरे खिलाफ बना था, बाकायदा FIR दर्ज हुई थी और एक वज़ीर दाखिला ने जाकर दर्ज करवाई थी मेरे नाम, मेरे साथ बैठे हुए थे और उठ कर गए। मेरे साथ बैठे हुए तकरीब में उन्होंने कहा मुझसे कि मैं आपसे पहले तकरीर करूँगा और मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और वो चले गए, तकरीर करके चले गए। आधे घंटे से भी पहले मैं अभी वहीं बैठा हूँ, तकरीब में बैठा हूँ। अब मुझे रिपोर्टर ने फ़ोन करके बताया कहाँ है आप? मैंने कहा भी मैं तकरीब में बैठा हूँ। उन्होंने कहा आपके खिलाफ बगावत का केस बन गया है। तो मैंने कहा मुद्दई कौन है? उन्होंने कहा जी वज़ीर दाखिला गए हैं और उन्होंने जाकर ये केस दर्ज कराया है। ये इस मुल्क में, इस शहर मैं जहाँ बैठा हूँ कराची शहर में ऐसा हुआ था। तो अब ये दौर उनके लिए भी आखिरी दौर था, उनके इक़्तिदार का आखिरी दौर साबित हुआ था जिन लोगों ने ये कराया था। तो मेरी गुजारिश ये है कि हुक्मरानों को अपनी इज़्ज़त का और अपनी तौक़ीर का, हम तो उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, सचमुच इज़्ज़त करते हैं उनसे। हमें तो वैसे भी सियासतदानों को तो बहुत एहतराम है। सियासतदानों पर अगर बुरा वक्त आता है तो सबसे ज़्यादा आगे शहजाद जुल्फ़िकार खड़े होते हैं, डॉक्टर दानिश खड़े होते हैं, एहसाम साहब खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं। सियासतदानों पर कड़ा वक्त आने पर हम जाकर फेस करते हैं सारी सूरत हाल को, और सियासतदान ये समझते हैं कि जनाब अगर इन्होंने हम पर तनकीद कर दी तो तौहीन अमेज़ मवाद होगा और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे ख्याल में ये स्याह कानून है। और लगारी साहब सिर्फ सियासतदान नहीं, जजेस के लिए भी हम खड़े हुए जिन्होंने दहशतगर्दी के 12 मुकदमात बलूचिस्तान के साफियों पर दर्ज किया। ओके, चलें अब हम एहतशाम साहब की जाने बढ़ते हैं। एहतशाम साहब, मीडिया मैनेजमेंट के चर्चे, मरियम नवाज साहिबा की एक ऑडियो लीक आपको याद होगी, उसमें जो मीडिया मैनेजमेंट के उनके चर्चे हुए थे। अब तो ऑफिशियली मरियम लेड जो गवर्नमेंट है वो चेक रखने जा रही है हर तरह की मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक हो, आपका प्रिंट हो, सोशल मीडिया हो। मुझे अच्छी तरह याद है आमना के PMLN की गवर्नमेंट में जब नवाज शरीफ साहब थे तो प्राइम मिनिस्टर, तो मरियम बीबी PM हाउस में बैठती थीं और वो 40 लोगों का एक ग्रुप था, साफ़ी भी थे, कोई गैर साफ़ी भी थे लोग, इन्फॉर्मेशन से ताल्लुक़ था। वो सारा दिन बैठ के पॉलिसी बनाते थे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी आप ये बात कर रही ना कि जो आता आपने वे बताया भी कि जी जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप कुछ और बात कर रहे होते हैं, इक़्तिदार में कुछ और बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो शुरू में अपने जुल्फ़िकार साहब ने बात की थी ना कि सहाफ़ी के तौर पे कि मैं अगर ख़बर छापूँगा पहली तो एम्बैरेसमेंट मेरे लिए होगी। आमना अपनी बात नहीं करनी चाहिए, जिस तरह भी लगारी साहब ने भी कहा। मुझे याद है कि एक ज़माने में 90s में मैंने 2-3 ख़बरें स्टील मिल के ख़िलाफ़ लगाई थी। उस्मान फ़ारूकी, शर्मिला फ़ारूकी फादर थे, उन्होंने मुझ पर 10 करोड़ रुपये का हर्जाने का दावा हद तक की जगह कर दिया। तो मखदूम अली ख़ान हमारे होते थे अपना क्या कहते हैं वकील, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, मैंने दिए, वो 2 पेशी के बाद वो भाग गए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स थे। तो मैं बुनियादी बात बताना चाह रहा हूँ ना, जिसकी तरफ लगारी साहब ने भी इशारा किया, अपने बाकी दोस्तों ने भी किया, वो ये कि ये जो हुकूमत आड़ ले रही है ना हमने, वो कह रही है कि जी हम जो बाकायदा साफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं, वो कह रही है न्यू ब्रीड, न्यू क्लास ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो टिकटॉकर हैं, ट्विटर हैं, फेसबुक वाले हैं, जिनकी तरबियत नहीं है, जो उठते हैं। हमें तो एक वक्त गुजरा ना, अब देखें अदारा जाती मसाइल से गुजरना पड़ता है, डेस्क है, फिर एडिटर का इंस्टीट्यूशन है, फिर हमें पता होता है अपनी साख के खबर गलत होगी तो लोग क्या कहेंगे। अब तो बात ख़त्म होगी। देखिए इस बात की तरफ जो अभी हमें दानिश भी बात कर रहे थे ना, ये शुरू हुआ 2002 से जब ऑर्डिनेंस आया। उसके बाद मुझे याद है नवाज शरीफ साहब लेके आए, उसके बाद फवाद चौधरी साहब की आमना मैंने 1-2 ब्रीफिंग इस स्पीकर के ऊपर अटेंड की है। आप यकीन करें इतने हॉस्टाइल हो जाया करते थे, बात नहीं करने देते थे। भाई क्या मसला है, जब आप अपोजिशन में है तो ठीक है, हुकूमत में आगे सारी आवाज़ें बंद की जाएँ,
तो मेरा ख्याल है ये इक़्तिदार में रहते हुए आमना किसी को अच्छा नहीं लगता उनके खिलाफ खबरें छापी जाएँ। लेकिन आखिरी बात इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपने ये काम करना है, पहली तो बात है जिस बात को मुझे रंज भी है कि आप देख लें कि 80% लोगों ने, मैं दावा कर सकता हूँ आमना दावा, कि जो MPs है ना उन्होंने खोल के देखा भी नहीं होगा है क्या। यहाँ इस्लामाबाद में बैठते हैं, बजट डॉक्यूमेंट आते हैं, 99% डॉक्यूमेंट पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं करता, वो रद्दी में चले जाते हैं। वो मुशर्रफ की बात याद आती थी, BA की उसने जो शर्त लगाई थी शायद सही लगाई थी कि थोड़े पढ़े लिखे लोग तो आएँ। तो यहाँ तो पार्टी जो कह देती है आंखें बंद करके लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन ये इनके गले में फंदा बनेगा, इनके लिए मुश्किल पैदा होंगी, इसलिए कि ना सिविल सोसाइटी मानेगी, ना साफ़ी मांगे, ना राइट एक्टिविस्ट इसको मानेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक बात आप रोज़ कहती हैं, मैं कहती हूँ, हम सब कहते हैं कि भाई आपने ये काम करना है तो आप जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, जितने लोग हैं साफ़ी तंजीमें, उनसे बिठा के बात करें और कोई कंसेंसस की बात नहीं होती। सिवाय इसके कि जी हम जो करना चाहते हैं, हमारा एजेंडा बड़ा तरक्की का है, आप हमारी तरक्की के एजेंडे में अदालत से अगर ये बिल जाता है, ये मामला अदालत में जाएगा ना, तो वहाँ से कुछ रिलीफ मिलेगा? मेरा ख्याल है उड़ा दिया जाएगा, हम ना उड़ा दिया जाएगा। उसकी वजह है कि ये सारी आप तंजीमें जाएंगी, उसको हाँ ये किसी सूरत में नहीं पनपने देंगे, इसलिए कि ये बिल्कुल वन साइडेड है। अगरचे वो आड़ ले रहे हैं टिकटॉकर की, ये वो लेना देना, लेकिन बात यह है कि अगर वो गलत खबर छाप भी रहे हैं, क्या भी रहे हैं, उसका तरीका उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बिल है ना, वो अदालतों में मौजूद कई ऐसे जजेस हैं जो बेसिकली माजरत के साथ मेरिट पे फैसले नहीं करते हैं, उनके मफाद को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो अब देखना ये है कि अदालतों में केस जाए, अगर सही है तो 19A के खवास तो ये उड़ जाएगा। लेकिन अगर ये फैसला आया कि बड़ों का इंसाफ और छोटों का इंसाफ अलग फैसला, तो फिर ये सस्टेन रहेगा। ठीक है जी, आपका भी इस हवाले से राय आ चुकी है। एक ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि IMF की जानिब से कहा गया जी कट डाउन योर एक्सपेंसेस पाकिस्तान को, अब इसके तहत वफाकी हुकूमत एक साल में 300 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात कम करेगी। कैसे इस पे अमल दरामद मुमकिन है डॉक्टर साहब? जी देखिए, तो मेंशन भी किया गया है, इन्होंने दिया भी है कि तरक्याती फ़ंड में 1 से 16 ग्रेड तक के जो खाली आसामी है उसको फिल नहीं किया जाएगा, नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जाएंगी, वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती फ़ंड में जो है मंसूबों में फ़ंडिंग नहीं करेंगे। अहम और फौरी मंसूबे के तहत तरक्याती फ़ंड सिर्फ बहुत अहम जो होगा उसमें यूज़ होगा। आइंदा माली साल अरकान असम्बली के तरक्याती फ़ंड बंद कर दिए जाएंगे। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाए जाएंगे। नई गाड़ियाँ की ख़रीदारी जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो ये कुछ सजेशन दिया है, क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है, वरना और भी बहुत कुछ बताता। मेरा ख्याल है इतनी काफ़ी है, बाकी साथियों को आप दीजिए टाइम। जी एहतशाम साहब, अब इस पे अमल दरामद मुमकिन कैसे हो गए? प्लान तो पेश कर दिए, ये कर पाएंगे सिचुएशन में? देखिए मेरा ख्याल है ये करना पड़ेगा, हमने इस दफ़ा शायद करना पड़ेगा। 300 अरब रुपया वो कहते हैं अपना अखराजात कम करें, और 600 अरब रुपये का वो कह रहे हैं एडिशनल रेवेन्यू भी इकट्ठा करें। उसका मतलब है नए टैक्सेस लगाएं। दो चीज़ों पे आमना मुझे कुछ थोड़ी सी उम्मीद हुई है, मायूसी हम करते रहते हैं। एक तो बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया है IMF ने, जो पॉलिसी लेवल टॉक्स हो रही हैं, जो मेरी तला है कि भाई इस दफ़ा अगर आपने बहाना बनाया ना कि हमने सैलरी क्लास को और पेंशनर पे टैक्स लगाना है, तो ये बात नहीं होगी। आप टैक्स को ब्रॉडन करें, एग्रीकल्चर इनकम पे भी लेके आएँ, और सर्विस सेक्टर भी ब्रॉडन करें, और जो टैक्स नहीं दे रहे, जो आपके बेशुमार लोग हैं, ख़ास तौर पे रिटेलर 45 लाख हैं इस वक्त, उनसे टैक्स लें। देखिए आमना सूरत हाल इस वक्त यह है कि जो सबसे बड़ा मसला बन के सामने आया ना, जो परेशान कर रहा है, वो है बजट का खसारा। वो कहते हैं ये मदर ऑफ ऑल इकनॉमिक इल्स। 18 ट्रिलियन का ये बजट टोटल पेश करने जा रहे हैं। 12.4 ट्रिलियन का इसका रेवेन्यू मिलेगा, और 9.5 ट्रिलियन जो है ना इन्होंने कर्ज़ों की वापसी में करना है। यानी आधा बजट जो है ना आपका वो फंड करने के लिए आपको पैसा लेना पड़ेगा, और ये कैसा पूरा करेंगे, बड़ा मुश्किल काम है। हम जब से काम शुरू किया हमें कहा जाता है कि जी टैक्स टू GDP रेशो हम इसको 15 से 17% तक ले जाएंगे। हमने कई बरसों से जनाब ये 10 से 11%, मुशर्रफ साहब के 2 सालों में 600 अरब से 1100 अरब रेवेन्यू इकट्ठा हुआ था। देखिए पॉलिटिकल बिल नहीं है, और फिर जो लगारी साहब भी बात करते हैं, दानिश भी बात करते हैं, हमारे जुल्फ़कार भी बात करते हैं कि ये 17 बिलियन डॉलर की जो मराहत है, 17 बिलियन डॉलर की अशराफिया जो खा जाता है।
ये टेस्ट है आमना कि इस दफ़ा ख़त्म होती है कि नहीं होती। ये कंसेशन वापस होगी तो शायद थोड़ा सा हमें कुशन मिल जाएगा चीज़ें ठीक करने के लिए। अदरवाइज़ हमारी जो मेरी इतला है, IMF ने कह दिया कि जी इस दफ़ा जो आप 6 से 8 बिलियन डॉलर चाह रहे हैं, हम ये आप बजट पेश करें, उसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि आपने रिफॉर्म पे अमल नहीं किया पूरी तरह से। जी लगारे साहब। जी देखें, हमारे यहाँ तो असल में ये हुआ है कि अब तक अशराफिया को हाथ ही नहीं लगाया जाता ना। उसके भाई उनके पास जो कुछ भी है वो तो ज़ाहिर है उन्होंने इस मुल्क से हासिल किया है ना। अब आप उनके ऊपर टैक्स लगाते हुए अब उनको सब्सिडी देते हैं सबसे ज़्यादा। अच्छा मुझे बताएं कि जिस आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है आप उसको सब्सिडी देंगे, या जिसकी 10 मिलें चल रही हैं और बहुत सा और कारोबार है उसको आप सब्सिडी देंगे? हमेशा सब्सिडी वो ले जाता है और हमेशा खरबों में जाता है। मैंने हमेशा कहते हैं भी 17 अरब डॉलर की सब्सिडी किसको जाती है, इतना फ़ायदा किसको पहुँचाया जाता है? एक और दूसरा ये कि टैक्स की छूट किसको दी जाती है? हमारी तनख्वाहों से डायरेक्ट वो मिना हो जाएगी, हम तो देकर बैठे होते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि जनाब हमने अपने हिस्से का काम कर दिया। लेकिन एक बात और है इस मरतबा जो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये है कि आपकी इम्पोर्ट जो हैं वो 58 अरब डॉलर तक चली जाएंगी और आपकी इम्पोर्ट जो हैं वो ज़्यादा नहीं होंगी, वो 32 अरब डॉलर टारगेट किए गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये टारगेट आप कैसे अचीव करेंगे जब आपके यहाँ बिजली इतनी महंगी होगी, जब गैस इतनी महंगी होगी, जब 10 से 12% बढ़ाने आपके जो और ये जो है 26 अरब 70 करोड़ डॉलर का खसारा जो है आपका तजारती खसारा, बाकी चीज़ें जो होती रहेंगी वो हो रहेंगी। आपको तजारती खसारा इतना बड़ा होगा कि आपकी पूरी मैशत जो है उसका भट्टा बैठा हुआ होगा। मेरे ख्याल में हुकूमत को बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर तमाम चीज़ों को ठीक करना होगा। और देखें बहुत हैं बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे वो कहा जा रहा है कि जनाब रिटेलर के पास जाएं और उनसे आप लें, या आपके पास जो बहुत बड़े रियल एस्टेट के लोग हैं उनसे बात करें, एग्रीकल्चर में बड़े लोग हैं उनसे बात करें। जी जुल्फ़िकार साहब, इसमें ये भी है ना तरक्याती मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी वफाकी हुकूमत, सूबों के जो तरक्याती मंसूबे होंगे प्लान के तहत। न सिर्फ आमना न सिर्फ तरक्याती मंसूबे जो वो सूबाई हुकूमतों के उनको फंड नहीं करेंगे, बल्कि 1000 सिर्फ उन्होंने रखा हुआ है अगले माली साल में तरक्याती बजट। तो आप जहां आपका 10,000 9,700 आपका जो है वो उसमें डेट सर्विसिंग में जा रहा है, फिर 9,000 कुछ 600 आपका जो है वो आपका खसारा है बजट का। टोटल आपके कुछ 34-35 लाख लोग जो है आपके टैक्स फाइलर्स हैं या टैक्स दहिंदगान हैं, उसमें से कुछ 15-16 लाख तो ऐसे हैं जो सैलरीड क्लास हैं जिनसे कट जाता है हम और आप। बाकी ये कुछ 18 या 19 लाख लोगों से ही चलाएंगे मुल्क, कैसे चलाएंगे? हुकूमत ने तो कहा है कि हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे, हम उसकी तरीक़ेकार को बेहतर करेंगे ताकि रेवेन्यू हो, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो FBR जो है तमाम लोग कोई नहीं जाना चाहता कि एक दफा मैं फाइलर हो गया तो मैं फंस जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं टैक्स देता ही रहूंगा और वसूलियां होंगी। ये तमाम चीजें मेरे ख्याल में कुछ ये जो प्रोग्राम है लोन प्रोग्राम IMF का, इसको सिक्योर करने के लिए पापड़ तो बेलने पड़ेंगे और खास तौर पर करेगा वो पाकिस्तानी अवाम है, क्योंकि आगे जो बजट है वो बड़ा मुश्किल होने वाला है हमारे लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।